गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो में अपने क्रोमोसोमल म्यूटेशन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी में बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के इस वीडियो में अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन क्या है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पादप प्रजनन एक वनस्पति विज्ञान की एप्लाइड शाखा है। वर्तमान पौधे जो भी है उपलब्ध पृथ्वी पर वो सारे प्राकृतिक या कृत्रिम प्रजनन के उत्पाद है। पादप प्रजनन के द्वारा पौधों की अनेक आर्थिक उपयोग संबंधी आनुवंशिक स्वरूप को उन्नत करने का जो विज्ञान है उस विज्ञान का नाम है पादप प्रजनन। ये वास्तव में कला और विज्ञान का एक ऐसा संगम है जिसका आधार विभिन्नताएं और कोशिका आनुवंशिकी है। अर्थात इसमें कला भी है और विज्ञान भी है, जिसका आधार दो चीज़ें बताई। एक तो पाई जाने वाली बीज की जो विभिन्नताएं या अंतर है और दूसरा है उनकी कोशिका आनुवंशिकी। इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया, जिसमें एक प्रमुख थे फ्रैंकल। तो फ्रैंकल ने पादप प्रजनन को इस प्रकार परिभाषित किया। उनके अनुसार पादप प्रजनन वातावरण के घटकों जैसे भौतिक, जैविक, तकनीकी, आर्थिक व सामाजिक से पादपों का आनुवंशिक समायोजन है। ये परिभाषा दी गई फ्रैंकल के अनुसार। अब जो मेन है वो ये है कि पादप प्रजनन के क्या उद्देश्य है और क्या इसके ध्येय है, एम क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो पादप प्रजनन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फसलों का सस्य विज्ञान संबंधी और आर्थिक लक्षणों में सुधार करना। इसके द्वारा जिन लक्षणों के अंदर सुधारने का प्रयास किया जाता है वो लक्षण इस प्रकार है। इसमें पहला लक्षण है उपज में वृद्धि। तो मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य पदार्थों के लिए पौधों पर ही आश्रित है। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक विकट समस्या हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पादप प्रजनन ऐसी किस्मों के विकास करने में व्यस्त है जिससे प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरा है उत्तम गुणवत्ता। अनाज, सब्जियां, फल, फूल आदि के विभिन्न गुणों जैसे रूप है, रंग है, आकार है, पोषण मूल्य है, स्वाद है आदि में सुधार करना। यह हो गई उत्तम गुणवत्ता। तीसरा नंबर है रोग व कीट प्रतिरोधी किस्में। विभिन्न प्रकार के रोग, कीट व अन्य पीड़क फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो पादपों को इनके लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए पादप प्रजनक ऐसी किस्में विकसित करते हैं जो इनके लिए प्रतिरोधी हो, या अर्थात इस पे इनका असर नहीं होता है। 4 नंबर है विशेष मृदा व जलवायु के लिए किस्में। पौधों की एक ही किस्म विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु में उगने के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे पूर्व में मूंगफली की खेती केवल गुजरात में होती थी, लेकिन आजकल अधिकतर प्रदेशों में से उगाया जाता है, जो कि पादप प्रजनन द्वारा ही संभव हो चुका है। अर्थात विशेष मृदा और जलवायु के लिए भी किस्मों का विकास पादप प्रजनन का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है एक रूपता व उपभोक्ता की वरीयता। फसल तैयार करते समय अंकुरण की समानता, वृद्धि की दर, पुष्पित होने का समय, फलों का निर्माण, परिपक्वता आदि में एक रूपता होनी चाहिए। इसमें उपभोक्ता की वरीयता या पसंद या आवश्यकता यदि हो तो उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे भारत में सफ़ेद गेहूं की वरीयता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है वृद्धि स्वभाव में परिवर्तन। पादप प्रजनन द्वारा वृद्धि स्वभाव में परिवर्तन किया जाता है। जैसे बोनी, कम शाखाओं वाली, कम तल शाखन वाली किस्में उत्पन्न करना जो आंधी में गिरती नहीं है। इसके अलावा चारे के लिए अधिक तृण उत्पन्न करना। तो ये कुछ वृद्धि स्वभाव में परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट है मिश्रित तकनीक। मिश्रित तकनीक में यांत्रिक कृषि का उपयोग, जैसे मशीनों द्वारा फसलों को काटने,
उपयुक्त लक्षणों जैसे पौधों की बालियां एक ही ऊंचाई पर हो को उत्पन्न करना, संचयन दशाओं के लिए सहनता विकसित करना, भूसे से इनको जल्दी अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग आदि ऐसे गुण हैं जो मिश्रित तकनीक द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये है कुछ पादप प्रजनन के ऐसे लक्षण जिनमें सुधार का प्रयास किया जा रहा है। इस स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे कि पादप प्रजनन है उसका विज्ञान की दूसरी शाखाओं से कैसे संबंध है। तो पादप प्रजनन का पादप रोग विज्ञान व कीट विज्ञान के साथ संबंध है, इसका कोशिका विज्ञान के साथ संबंध है, इसका आनुवंशिकी के साथ संबंध है, इसका जैव सांख्यिकी का संबंध है, इसका जीवाणु विज्ञान के साथ संबंध है, इसका पादप कार्यकी के साथ, इसका इसी तरह पुष्पीय आकारिकी है, वर्गीकी है। जो वनस्पति विज्ञान की दूसरी शाखाएं हैं उनसे उसका एक क्लोज रिलेशन या अटूट संबंध है पादप प्रजनन का। तो पादप प्रजनन जो विज्ञान की शाखा है वो वनस्पति विज्ञान की दूसरी शाखाओं से भी अच्छी तरह जुड़ी हुई है। अब पादप प्रजनन से संबंधित जो है वो जनन विधियाँ। तो जनन के विधियों के आधार पर कृषि योग्य पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है कायिक वर्ग और दूसरा है लैंगिक वर्ग। कायिक वर्ग के अंदर कई कृषि उद्यानी और बागवानी जो फसलें हैं उनको प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से कायिक प्रजनन करती है। कायिक जनन की विधियों के अंदर कलम लगाना कटिंग हो गया, दूसरा प्रतिकरण लेयरिंग, इसके अलावा पेबंद लगाना जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ये जो है वो आपके गन्ना है, नींबू है, अंगूर, चमेली आदि विधि पौधों के अंदर अपनाई जा सकती है। अलग अलग प्रकार की कलम लगाना फल व बागवानी के पौधों में उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग है वो है लैंगिक वर्ग। तो पादप प्रजनन की दृष्टि से अधिकांश फसलें जो है वो लैंगिक विधि द्वारा जनन करती है। परागण के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है प्राकृतिक रूप से स्वपरागित फसलें, दूसरी है प्राय स्वपरागित फसलें, तीसरी है प्राकृतिक रूप से परपरागित फसलें और चौथी है परपरागित फसलें। तो प्राकृतिक रूप से जो स्वपरागित फसलें हैं उनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण संपन्न होता है। जिन फसलों में प्राकृतिक रूप से 5% से कम परपरागण होता है उन्हें इस श्रेणी में रखा गया, जैसे गेहूँ है, चावल है, मूंगफली, सोयाबीन, तंबाकू आदि। दूसरा जैसे है प्राय स्वपरागित फसलें, इनमें उन फसलों को शामिल किया गया जिनमें परपरागण की जो प्रतिशतता है वो 5% से अधिक है, लेकिन इनका स्वभाव स्वपरागण है, जैसे पीली सरसों आ गई, अलसी आ गई आदि। तीसरी है प्राकृतिक रूप से परपरागित फसलें, इन फसलों में स्वपरागण की जो प्रतिशतता है वो 5% से कम होती है और प्राकृतिक रूप से परपरागित फसलें कहलाती है, जैसे मक्का, अरंडी आदि। चौथा जो श्रेणी है वो है प्राय परपरागित फसलें। इनके अंदर ऐसी फसलें हैं जिनमें स्वपरागण की जो प्रतिशतता है वो 5% से अधिक होती है, लेकिन इनमें सामान्य परागण की अवस्था में परपरागण प्राकृतिक नियम है। इसके उदाहरण में कपास, बाजरा, भिंडी आदि। इस स्लाइड में अपन कुछ ऐसी फसलों के नाम देख रहे हैं जो कायिक विधियों से जनन करती है। जैसे इसमें अदरक है तो उसके अंदर राइजोम या प्रकंद के द्वारा होता है, आलू है तो उसके अंदर कंद ट्यूबर है, प्याज के अंदर बल्ब है, इसी तरह घासें है जिसके अंदर रनर है, केले के अंदर शक्कर है, चुकंदर के अंदर रूट है। तो अलग अलग प्लांट ऑर्गन के द्वारा ये वेजिटेटिव या कायिक जनन संपन्न करती है, जिसमें अपन कई सारे उदाहरण इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। इसमें अपन देखेंगे इस स्लाइड के अंदर तो एक तो है सामान्य लैंगिक पथ और दूसरा है आपका असामान्य लैंगिक पथ। सामान्य लैंगिक पथ के अंदर देखेंगे आप तो द्विगुणित कोशिका है, उसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिका होगी, फिर इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा,
अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु बनेंगे, फिर भ्रूणकोश बनेगा, भ्रूणकोश के बाद में उसमें मादा युग्मक बनेगा, फिर उसके अंदर नर युग्मक परागण के द्वारा पहुंचेगा, उनके अंदर निषेचन होगा, निषेचन के बाद द्विगुणित जो युग्मनज बनेगा, उस युग्मनज से आगे समसूत्री विभाजन होकर द्विगुणित भ्रूण बनेगा। इसका दूसरा जो अल्टरनेट पथ है जिसे बोलते हैं असामान्य लैंगिक पथ, इसके अंदर द्विगुणित कोशिका या कायिक कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बीजाणु की तरह व्यवहार करने लगती है। इसमें कायिक कोशिका से प्रत्यक्ष डायरेक्टली भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण को नाम दिया गया अपस्थानिक भ्रूण, जो कि द्विगुणित होता है। तो इसके अंदर लैंगिक, सामान्य लैंगिक और असामान्य लैंगिक पथों की तुलना की गई है। इसी कड़ी में दो क्रियाएं हैं, एक तो है असंग जनन और एक है अनिश्चितता। असंग जनन से तात्पर्य यह है कि जब कोई पौधा बिना युग्मकों के, लैंगिक युग्मकों के संलयन के ही अगर जनन संपन्न करे तो उसमें उसे असंग जनन कहते हैं। इसमें कायिक जनन भी शामिल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो लैंगिक अंग है वो कायिक विधि से जनन करते हैं। दूसरा है अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी। इससे तात्पर्य है असमर्थता। वो असमर्थता या तो परागकणों के अंकुरण से संबंधित हो सकती है या युग्मकों के संयोजन में हो सकती है। तो परागकणों के अंकुरण या युग्मकों के संयोजन में असमर्थता जो है उसे अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है पादप प्रजनन का क्या योगदान है, ये इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो विकासशील देशों के सामने अपन देख रहे हैं मुख्य समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या और खाद्यान्नों की कमी है। तो इस कमी को, जनसंख्या वृद्धि को रोककर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर सही किया जा सकता है। तो मानव कल्याण के लिए जो पादप प्रजनन का योगदान है वो इस प्रकार है। पहला है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। तो 1965 तक अपने खाद्यान्न का उत्पादन इतना कम था कि हमें विदेशों से गेहूं का आयात करना पड़ता था, लेकिन बाद में हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्न उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया और वर्तमान में भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सेकंड है इसका उत्पादन स्थिरीकरण, स्थायीकरण। इसके अंदर ये होता है कि नई किस्मों के विकास द्वारा ही उत्पादन में स्थायीकरण प्राप्त किया जा सकता है। कई किस्में जो कि पादप प्रजनन द्वारा कृषि योग्य है, गेहूं के उत्पादन को स्थिरीकरण कई उन्नत किस्मों को उत्पन्न करके प्राप्त किया गया है। थर्ड नंबर है गुणन सस्यन। गेहूं, चावल, दालें आदि की कम समय में पकने वाली किस्मों को उत्पन्न करके खाद्यान्नों की समस्या को काफ़ी सीमा तक हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है पादप गुणों का तद अनुकूलन। कई गुणों को जैसे सब प्रकार से उत्तम हो उन सब को एक ही किस्म में एकत्रित करना गुणों का तदनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पोषण। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पोषक किस्मों को उत्पन्न करना पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जैसे पूर्वी जो क्षेत्रों का चुकंदर है उसमें शर्करा की मात्रा 4 से 7% होती है, लेकिन अब ऐसी किस्में विकसित की गई है जिसमें शर्करा की मात्रा 11% तक है। तो ये प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पोषण का एक उदाहरण है। खेती करने की सीमाओं का फैलाव। पादप प्रजनक द्वारा नई किस्में उत्पन्न की जाती है जो विस्तृत क्षेत्रों और नई सस्य अवस्थाओं को आदर्शानुकूलन कर सकती है। इस प्रकार अपन पादप प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को इस स्लाइड के अंदर अपन समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने पादप प्रजनन की परिचय से लेकर उसके उद्देश्य, फिर उसके जनन की विधियां और उसके योगदान के बारे में अपन ने चर्चा की। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया।